हेलो फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में अभी तक हमने जितना डिस्कस किया है और जो आपको वीडियो जिसमें हमने प्रोवाइड करवा दिए हैं उससे आगे का डिस्कशन आज करेंगे। बहुत ब्रीफली मैं एक बार इसको रिवाइज कर देता हूं, बहुत ही ब्रीफली, वेरी शॉर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में हमने प्रियम्बल, प्रस्तावना, उद्देशिका को डिस्कस किया। इसके बाद में पार्ट 1, 2, 3, 4 और 4A इनका एक पेयर बना के रखना है। पार्ट 5, 6, 7 और 8 इनका एक पेयर बना के रखना है। उसके बाद में 8 के बाद में पार्ट 9 से यहां से पार्ट 9, 9A और 9B यहां तक एक पार्ट बना के रखना है। और पार्ट 10 जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, 244 और 244A SC ST से रिलेटेड जो प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, यहां तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस पार्ट 11 में 245 से 263 रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यूनियन और स्टेट का जो रिलेशन है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसको हम हमारा जो 7th शेड्यूल का तीनों लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इससे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है इनको डिस्कस करते हुए हम यूनियन स्टेट के रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, संघ और राज्यों के बीच संबंध को, इसके थ्रू हम डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरा हम डिस्कस करने वाले हैं ये 11 पार्ट का चैप्टर 1 फ्रॉम आर्टिकल 245 टू 255 लेजिस्लेटिव रिलेशन। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पहला लेजिस्लेटिव रिलेशन ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम 256 से 263 एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन सेंट्रल स्टेट के रिलेशन को डिस्कस करने के लिए, इनको समझने के लिए पहले हमें सेंट्रल स्टेट का रिलेशन जो पार्ट 11 में है, इसको समझने के लिए पहले हमें शेड्यूल्स को देखना होगा। शेड्यूल्स में हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल है। कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या ओवरऑल, पहले ये देख लो। और हमेशा ध्यान में रखना, ऑलवेज कीप इन माइंड, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल यानी प्रस्तावना, उद्देशिका और पार्ट 1 टू पार्ट 22 जो आर्टिकल 1 to 395 है वो डिवाइडेड इनटू पार्ट 1 टू पार्ट 22, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। और शेड्यूल 1 टू शेड्यूल 12 ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इस दायरे में रहते हुए, फ्रॉम प्रियम्बल टू शेड्यूल 12, इसके दायरे में रहते हुए हमने डिस्कस कर रहा है सेंट्रल स्टेट के रिलेशन। तो सेंट्रल स्टेट के रिलेशन में पहले 7th शेड्यूल देख लेते हैं ब्रीफली। तो 7th शेड्यूल में पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट। इसमें 97 सब्जेक्ट है जिसपे सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, और ये इसका लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की बात करता है। तो पार्लियामेंट इस पे लॉ बनाएगी, ये हमने देखा। इसके बाद में स्टेट लिस्ट है, सेकेंड लिस्ट, जिसमें 66 सब्जेक्ट हैं। स्टेट लिस्ट पे स्टेट लॉ बनाएगा, और ये 5 सेक्शन एक्सेप्शन के हैं। 249, 250, 251 भी इसी में है, जो लिखा हुआ नहीं है। 252 और 253, यानी 249 नेशनल इंटरेस्ट का कोई सब्जेक्ट हो, 250 में इमरजेंसी लग गई हो, 251 में है 249 और 250 से रिलेटेड प्रोविजन वो करता है, जहां पे सेंटर यानी पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बनाता है, उसके बारे में। 252 में है अगर कोई स्टेट यानी कोई इमरजेंसी लगी हुई तो भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे सेंट्रल लॉ बनाएगा। और 253 में कोई इंटरनेशनल ट्रीटी, कन्वेंशन हुआ। ये 5 आर्टिकल फ्रॉम 249 से लगा करके और 253 तक के आर्टिकल ये एक्सेप्शन है। इसके अलावा कभी भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाएगा, स्टेट ही बनाएगा। तो ये जो यूनियन लिस्ट के 97 सब्जेक्ट है जिन पे पार्लियामेंट लॉ बनाता है, और 66 सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट के हैं, इन पे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एक्सेप्ट दीज 5 आर्टिकल्स, इन 5 अनुच्छेद जो अपवाद में आते हैं इनको छोड़कर। और कॉन्करेंट लिस्ट हमारी जो है, इस पे पार्लियामेंट और स्टेट का लेजिस्लेचर दोनों लॉ बनाते हैं। 47 सब्जेक्ट इसमें दिए हुए हैं। तो एक तो सेंट्रल स्टेट के रिलेशन को हम इस शेड्यूल 7 से डिस्कस करेंगे। दूसरा, सेंट्रल स्टेट के रिलेशन को हम पार्ट 11 से। तो हमें ध्यान रखना, पार्ट 11 और शेड्यूल 7, पार्ट 11 शेड्यूल 7
इससे हम सेंटर स्टेट रिलेशन को डिस्कस करेंगे। तो पहले देखिएगा पार्ट 11। पार्ट 11 में 2 चैप्टर दिए हुए हैं। पहला चैप्टर है 245 से 255 लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, संघ और राज्यों के बीच में विधायी संबंध क्या है। और दूसरा चैप्टर है आर्टिकल 256 से 263 सेंटर स्टेट के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन क्या है। इनको हम डिस्कस करें उससे पहले आज हम पहला चैप्टर डिस्कस करने वाले 245 टू 255 सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में। तो आर्टिकल 245 में प्रोविजन किया गया एक्सटेंट ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, संसद के द्वारा और राज्यों के विधान मंडलों के द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, यानी सेंटर और स्टेट ने जो लॉ बनाया है वो कहां तक लागू होगा। तो जहां तक सेंटर ने कोई लॉ बनाया है तो इंडिया यानी क्या है, ये जैसे हमने भारतीय न्याय संहिता में भी पढ़ा, यहां पे भी हमने पढ़ा। तो इसका आर्टिकल 245 इस बात को कहता है 245 में कि जहां तक सेंटर ने लॉ बनाया है और स्टेट ने बनाया है तो यूनियन के लॉ का मतलब कहां कहां लागू होगा, वो लागू होगा हमारे 28 स्टेट, 8 यूटी, इनके अलावा ऑल एरोप्लेन्स, शिप और सबमरीन जो इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, और 12 नॉटिकल माइल तक का समुद्री दूरी, और इंफिनिटिव स्काई, और डेप्थ में भी यही चीज है। तो यहां तक इंडिया है। तो इसके बारे में लॉ बनाएगा हमारी पार्लियामेंट। और जैसे स्टेट ऑफ राजस्थान है तो जहां तक स्टेट ऑफ राजस्थान का क्षेत्र है उसके लिए हमारी राज्य लॉ बनाएंगे। कोई सा भी स्टेट उठा लो 28 स्टेट में, उनके लिए स्टेट लॉ बनाएगा, और सेंटर है वो 28 स्टेट और 8 यूटी के लिए लॉ बनाएगा। ऐसा आर्टिकल 245 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया गया। इसका क्लोज 1 देखिएगा। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये मैंने अभी आपको डिस्कस करके बता ही दिया। एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट में मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, यानी हमारी संसद पूरे देश के लिए या देश के किसी हिस्से के लिए लॉ बना सकती है। ऐसे ही राज्य का विधानमंडल पूरे राज्य के लिए या राज्य के किसी भाग के लिए, जैसे राजस्थान में एक हिस्सा है, जैसे लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे टीएसपी का, ट्राइबल सब प्लान का, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, ये जो टीएसपी एरिया आता है, अब इसके लिए स्पेशल लॉ बनाना हो स्टेट बना सकता है। या कोई हाड़ौती में रहने वाले ये शहर या जनजाति है, इनके लिए कोई लॉ बनाना हो बना सकता है। बॉर्डर एरिया, सीमावर्ती क्षेत्र के लिए कोई लॉ बनाना हो तो वो स्टेट लेजिस्लेचर जिनका बॉर्डर एरिया लगता है, जैसे हमारे राजस्थान का लगता है, हमारा अनूपगढ़, बीकानेर, इधर अपना ये बाड़मेर, ये जिले जो बॉर्डर से लगते हुए हैं, तो ऐसा इनके बारे में लॉ बनाने के बारे में प्रोविजन किया गया है। क्योंकि हम लेजिस्लेटिव रिलेशन को डिस्कस कर रहे हैं, पहले ये तो डिस्कस करें कि कौन लॉ बनाएगा और किन के लिए बनाएगा। क्लोज 2 में है नो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड ऑन ग्राउंड दैट इट वुड हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, यानी संसद ने कोई भी लॉ बनाया है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इस ग्राउंड के आधार पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा। कहने का मतलब है हमारे इस शेड्यूल में दिए हुए, कौन से में, इस शेड्यूल 7 की जो लिस्ट दी हुई है, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, अगर इनके अलावा भी किसी सब्जेक्ट पे लॉ बना देती है पार्लियामेंट तो ये नहीं कहा जाएगा कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी पार्लियामेंट इस मामले में सुप्रीम है। इसका मतलब यानी हर कुछ लॉ बनाती रहेगी, जो एक प्रकार से, अब पहले कभी एनवायरनमेंट की समस्या नहीं थी तो एनवायरनमेंट के लॉ की जरूरत नहीं पड़ी, इवन जब संविधान बना तब भी नहीं, बाद में इसको 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया। साइबर की तब जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि तकनीकी इतना विकास नहीं हुआ था, अब टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो गया तो साइबर की जरूरत हो गई। ऐसे जिन चीजों की नीड होती है पार्लियामेंट उन्हीं के लिए लॉ बनाता है। पहले परिवारों में ये इतना नहीं होता था, ये रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, ये मर्डर इस तरह के नहीं होते थे। जैसे अभी नागौर के डीडवाना में एक मर्डर हुआ है, पति को पता ही नहीं है और पत्नी ने अपने प्रेमी से गला कटवा दिया मोटरसाइकिल पे लिफ्ट मांगने के बहाने। तो आजकल इस तरह के
ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो अब फिर इनको लेकर के कोई लॉ बनाना पड़ेगा। यानी जैसी प्रॉब्लम आई, चाहे वो सरला मुदगल के मामले में आई हो, साहबानों के मामले में आई हो या सायरा बानो के मामले में आई हो, पार्लियामेंट कभी भी बिना सर पैर का लॉ नहीं बनाता है। जिस लॉ की रिक्वायरमेंट सोसाइटी की, क्योंकि लॉ बनाया समाज के लिए जाता है, हमारे समाज को जिस तरह की लॉ की जरूरत होगी ऐसा लॉ पार्लियामेंट बनाएगी। फिर भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इस ग्राउंड के आधार पे किसी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं करेंगे। तो आप कह देंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाले को कैसे कर दिया? अरे भाई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाला स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट था, ये एक्सेप्शनल सिचुएशन भी नहीं थी, फिर भी पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, इसलिए किया था उसको, ये ध्यान रहे। ये हो गया आर्टिकल 245। सेकंड है इसका आर्टिकल 246। एक बार आप ये शेड्यूल 7 देखो, शेड्यूल 7 के ऊपर कौन सा आर्टिकल लिखा हुआ ये देखिए। शेड्यूल 7 निकालिए, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, रिकॉर्डेड में, सभी लोग। हाँ, शेड्यूल 7 देखिए, शेड्यूल 7 पे कौन सा आर्टिकल लिखा हुआ है? 246। तो ये आर्टिकल 246 इस शेड्यूल 7 के ऊपर लिखा हुआ है। यहां पे भी हम डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल 246 को। इस आर्टिकल 246 की अपने आप में ये इंपॉर्टेंस है। बहुत सी बार कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाता है कौन सा आर्टिकल है जो इन पावर्स को बाइफरगेट करता है, सेंटर के, स्टेट के, इन सब को। तो ये है, ऐसा पूछते हैं संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के संबंध में केंद्र और राज्यों के बीच कार्यों का विभाजन करता है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कहते हैं ना सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों के पृथक्करण की बात की गई है, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची, ऐसा प्रावधान कौन सा आर्टिकल करता है? 246 करता है, ये आर्टिकल करता है। इसीलिए इस शेड्यूल में यहां पर 7 शेड्यूल के ऊपर 246 लिखा हुआ है। तीनों को पावर को बांटता है कि ये यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं जिन पे पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, ये यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, इन पे पार्लियामेंट लॉ बनाएगी 97 सब्जेक्ट। ये स्टेट लिस्ट के 66 सब्जेक्ट हैं, इन पे स्टेट का लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा। और ये कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, इन पे पार्लियामेंट और स्टेट का लेजिस्लेचर दोनों लॉ बनाएगा। ऐसा आर्टिकल 246 एम्पावर करता है 7th शेड्यूल को। 7th शेड्यूल में जो प्रोविजन दिए गए इनको, ये बात 246 आर्टिकल में यहां पे की गई है। 246 आर्टिकल देखिए, Clause 1, Article 246, subject matter of law made by Parliament and by the legislature of state. Clause 1, notwithstanding anything in Clause 2 and 3, Parliament has exclusive power to make laws with respect to any of the matters enumerated in List 1, यानी Union List, in the 7th Schedule. In this Constitution referred to as Union List, ये बता रहा है। क्लोज 1 में ये कहा गया कि खंड 2 और खंड 3 में किसी बात के होते हुए भी, इसी आर्टिकल 246 के क्लोज 1, क्लोज 2 और 3 की बात करता है। क्लोज 1 में कहा गया कि किसी बात के होते हुए भी संसद को 7वीं अनुसूची की सूची 1 में, जिसमें संविधान में संघ सूची कहा गया है, प्रगणित किसी भी विषय पे विधि बनाने की अनन्य शक्ति है। ये बात हम यहाँ सरल भाषा में कह चुके हैं। इधर देखिए, ये बात क्या कह चुके हैं कि यूनियन लिस्ट पे पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, स्टेट लिस्ट पे स्टेट का लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, कॉन्करेंट लिस्ट पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा। और आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 से रिलेटेड है। इतनी सी बात 246 में की गई है, 246 से रिलेटेड है शेड्यूल 7, यही बात यहाँ पे की गई है। क्लोज 2, जैसे क्लोज 1 यूनियन लिस्ट की बात करता है, ऐसे क्लोज 2 स्टेट लिस्ट की बात करता है। Notwithstanding anything in clause 3, Parliament and subject to clause 1, the legislature of any state also have to make law with respect to any of the matters enumerated in list 3rd in the 7th schedule in this constitution referred to as the concurrent list. खंड 2 में कहा गया है कि खंड 3 में किसी बात के होते हुए भी संसद को और खंड 1 के अधीन रहते हुए किसी राज्य के विधानमंडल को भी 7वीं अनुसूची की सूची 3, कौन सी है? 7वीं अनुसूची की सूची 3, ये रही 7वीं अनुसूची की सूची 3, कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची है। इसके बारे में संसद और राज्य का विधानमंडल दोनों विधि
बना सकते हैं। इस संविधान में समवर्ती सूची कहा गया प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति। तो यानी इसके बारे में लॉ बनाएगा पार्लियामेंट और स्टेट का लेजिस्लेचर दोनों, लेकिन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बनाए गए लॉ में कॉन्फ्लिक्ट होने पे पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। ये बात क्लोज 2 कहता है। कई बार आपको क्लोज वाइज क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्पेसिफिक ध्यान रखना। 246 का क्लोज 1 यूनियन लिस्ट की बात करता है, 246 का क्लोज 2 कॉन्करेंट लिस्ट की बात करता है और 246 का क्लोज 3 स्टेट लिस्ट की बात करता है। देखिए, सब्जेक्ट टू द क्लोज 1 एंड 2 द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ फॉर सच स्टेट और एनी पार्ट thereof with respect to any of the matters enumerated in list second in the 7th schedule in this constitution referred as the state list। खंड 3 में कहा गया कि खंड 1 और 2 के अधीन रहते हुए किसी राज्य के विधानमंडल को 7वीं अनुसूची की सूची 2 में, जिसे इस संविधान में राज्य सूची कहा गया, प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में उस राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की अनन्य शक्ति होगी। किसको होगी? राज्य के विधानमंडल को अनन्य शक्ति होगी। तो ये देखो तीनों बातें कही गई है। जो 7th शेड्यूल के ऊपर आर्टिकल 246 लिखा हुआ है, हमने यहां पर आर्टिकल 246 लिख करके अभी इसी को डिस्कस कर रहे हैं। 246 का क्लोज 1 ये कहता है कि जो 7th शेड्यूल का यूनियन लिस्ट है, इस पे पार्लियामेंट लॉ बनाएगा इन 90 सब्जेक्ट पे। स्टेट क्लोज 2 में कहा गया कि कॉन्करेंट लिस्ट पे पार्लियामेंट और स्टेट का लेजिस्लेचर दोनों लॉ बना सकते हैं, और स्टेट लिस्ट पे स्टेट का लेजिस्लेचर इन 66 सब्जेक्ट पे लॉ बनाएगा और कॉन्करेंट पे 47 सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा। ये बात 246 क्लोज 1, क्लोज 2 और क्लोज 3 में कही गई है। क्लोज 4, आर्टिकल 246 क्लोज 4, पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉ विद रेस्पेक्ट टू एनी मैटर फॉर any part of the territory of India not included in the state, notwithstanding that such matter is a matter enumerated in the state list। संसद को भारत के राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के लिए जो किसी राज्य के अंतर्गत नहीं आता, यानी ऐसा भाग कौन सा होगा जो राज्य के अंतर्गत नहीं आता, जैसे सिंध हिंद में नहीं है, पाकिस्तान में है, या भूटान, ऐसा कोई एरिया जो भारत के किसी भाग के अंतर्गत नहीं आता, किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है, चाहे वह विषय राज्य सूची में प्रगणित विषय ही क्यों ना हो। यानी ये इसमें कहा गया कि देखो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे भी बना सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट लिस्ट के हर सब्जेक्ट पे लॉ बना देगा पार्लियामेंट। क्या कहा गया? क्लोज 4 फिर से देख लो, संसद को भारत के राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के लिए जो किसी राज्य के अंतर्गत नहीं है, मतलब भारत का हिस्सा नहीं है, सीधी सी बात है, किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है, चाहे वह विषय राज्य सूची में प्रगणित विषय ही क्यों ना हो। तो पहला इसमें 2 बातें कही गई हैं क्लोज 4 में 246 के, कि किसी भी इनके बारे में लॉ बना सकता है जो भले ही भारत का हिस्सा ना हो, भारत का हिस्सा ना हो, जैसे मैंने सिंध का एग्जांपल लिया, लेकिन ध्यान रखना इसमें पीओके और एक्से चाइना ये नहीं आएगा। पीओके और एक्से चाइना इज लीगली पार्ट ऑफ इंडिया बट इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना, ये ध्यान रखना। सिंध इसमें आ सकता है, भूटान इसमें आ सकता है, ये इसमें कहा गया। और दूसरा, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे भी लॉ बना सकता है, लेकिन ध्यान रखना स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बनाने के लिए ये ओनली 5 सिचुएशन दी गई है, ओनली 5, इन्हीं पे बनाएगा, हर किसी पे नहीं बनाएगा। इसी आधार पे ही कॉन्करेंट लिस्ट जो हमारी स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट था, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उस पे पार्लियामेंट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1) के सी में, 43 के बी में और पार्ट 9 बना दिया था, जिसको यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र शाह के केस से अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया। ये ध्यान रखना है। आर्टिकल 246 के बाद में नेक्स्ट है आर्टिकल 245। इसका आर्टिकल 245 में प्रोविजन किया गया है, आर्टिकल 246 के बाद 247। देखो हमने आर्टिकल 245 डिस्कस कर लिया, 246 और अभी 247 देखिएगा, ये दोनों हमारा सारा डिस्कस हो चुका है। इनमें जो प्रोविजन किए गए वो देखो 247 में
247 में प्रोविजन किया गया है, पावर टू पार्लियामेंट टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्टेन एडिशनल कोर्ट्स, कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। हम इस पार्ट में कौन से रिलेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? सेंट्रल और स्टेट के लेजिस्लेटिव रिलेशन। तो इसमें कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट भी क्या पार्लियामेंट कर सकती है? एडिशनल कोर्ट का बिल्कुल कर सकती है, जैसे सीबीआई कोर्ट, एनआई कोर्ट, ये ऐसे कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट पार्लियामेंट कर सकती है। इसी बात को 247 में कहा गया। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, हम वहां गलत करके आते हैं, क्योंकि हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पढ़ते हैं न्यायालय राज्य सरकार संबंधित उच्च न्यायालय से सलाह करके बनाती है। तो हम ये पार्लियामेंट वाली बात भूल जाते हैं कि यहाँ 247 में प्रोविजन किया गया आर्टिकल। देखिए 247, इसे आप लोग गलती नहीं करें, इसको ध्यान से देख लो। Notwithstanding anything in this chapter means chapter 1 part 11, Parliament may by law provide for the establishment of any additional courts for the better administration of laws made by Parliament or of any existing law with respect to a matter enumerated in Union list। इस संविधान इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी संसद अपने द्वारा बनाई गई विधियों के या किसी विद्यमान विधि जो संघ सूची में प्रगणित विषय के संबंध में हो। देखो यहां राज्य सूची का नाम नहीं आया, राज्य का नाम नहीं आया, सिर्फ जो यूनियन इसके द्वारा बनाई गई लॉ है। एक एक चीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ध्यान से पढ़ो, यहां एक एक का मीनिंग निकलता है। ये अभी इसी की बात कर रहा है, स्टेट की बात ही नहीं कर रहा है। तो इन यानी पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाए हैं उसके बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत होगी। तो इस आर्टिकल 247 में ऐसे कोर्ट्स को एस्टेब्लिश पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा। 247 इस बात को कहता है। इसको एक बार फिर से ध्यान से देख लो। इस अध्याय में किसी बात के, इस अध्याय ने अध्याय 1 भाग 11 पार्ट 11 का चैप्टर 1, इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी संसद अपने द्वारा बनाई गई विधियों के या किसी विद्यमान विधि के जो संघ सूची में प्रगणित विषय के संबंध में है। संघ सूची में प्रगणित विषय मींस क्या हुआ? ये 97 सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। संघ सूची में प्रगणित विषय के संबंध में है, अधिक अच्छे प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना करने का विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी। तो इसमें स्टूडेंट को ऑप्शन दिया जाता है कि ऐसे एडिशनल कोर्ट की पार्लियामेंट एस्टेब्लिशमेंट करेगी, कौन से वाले करेगी? तो उसमें दे देंगे संघ सूची में प्रगणित विषय या यूनियन के जो लॉ हैं उनके तहत, स्टेट वाले, यूनियन स्टेट दोनों वाले या कॉन्करेंट लिस्ट वाले, सिर्फ और सिर्फ ये वाले जो पार्लियामेंट को बनाने का पावर है, इनके बारे में पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। और एडिशनल कोर्ट भी ये सेंट्रल लॉ के बारे में बनाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया सीबीआई कोर्ट, एनआई कोर्ट, ये ध्यान रखना। ये उदयपुर में कन्हैयालाल जी टेलर का गला काटा था, उनको कौन से कोर्ट को सौंप दिया था? एनआई कोर्ट को, कि भाई इसमें नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी काम करेगी और उनका अपना कोर्ट है। इनका पीपी का भी एग्जाम होता है अलग से। ऐसे सीबीआई कोर्ट, उनके पीपी का भी अलग से एग्जाम होता है। ऐसे इनका अलग से एडमिनिस्ट्रेशन, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पार्लियामेंट चाहे तो सेंट्रल लॉ के बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एडिशनल कोर्ट को एस्टेब्लिश कर सकती है अंडर आर्टिकल 247। ध्यान रहे 248 रेज्यूडरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अवशिष्ट शक्तियां, संसद की अवशिष्ट शक्तियों के बारे में पूछा जाता है। इसके 2 क्लोजेज हैं, क्लोज 1, और हमेशा ये ध्यान रखना रेज्यूडरी पावर पार्लियामेंट में होता है, इस बात का ध्यान रखना भैया। 248 पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक एनी लॉ विद रेस्पेक्ट टू एनी मैटर नॉट एन्यूमरेटेड इन कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो 7वीं सूची या राज्य सूची में प्रगणित नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? कौन से के बारे में लॉ बना सकता है? मींस यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बना सकता है, राज्य सूची नहीं, ध्यान रहे। 248 का क्लोज 2 है, सच पावर शैल इंक्लूड द पावर ऑफ मेकिंग एनी लॉ इम्पोजिंग ए टैक्स नॉट मेंशन्ड इन आइदर ऑफ दोज लिस्ट। ऐसे शक्ति के अंतर्गत ऐसे कर के अधिरोपण के लिए जो
उन सूचियों में से किसी में वर्णित नहीं है विधि बनाने की शक्ति है। अगर ऐसा कोई टैक्स है, जैसे जीएसटी पे लॉ बना दिया और अदर कोई टैक्स है उन पे लॉ बना दिया, सेल टैक्स है, कोई एक्साइज टैक्स है इन पे, तो इनके बारे में अगर कोई लॉ बना दिया पार्लियामेंट ने, भले ही चाहे उन लिस्ट में हो नहीं हो तो भी पार्लियामेंट ऐसा बना सकती है टैक्स के बारे में। ये इसमें 248 में मींस रेजुडरी पावर है पार्लियामेंट को। भाई उनमें लिखे हुए हैं वो सब्जेक्ट तो है ही है, इसके अलावा भी सब्जेक्ट के बारे में लॉ बना सकता है। इसको बोलते हैं रेजुडरी पावर ऑफ पार्लियामेंट, संसद की अवशिष्ट शक्तियां। ये ध्यान रहे। ये हो गया 248, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। 249 ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ पार्लियामेंट to legislate with respect to a matter in the state list in the national interest। ये देखो यहाँ पे ये एक्सेप्शन में लिखा मैंने 249, इधर देख लीजिए, ये 249 यहाँ एक्सेप्शन में लिखा मैंने, ये रहा। इस 249 मीन्स है कि कोई भी लॉ जिसको नेशनल इंटरेस्ट में डिक्लेयर कर दिया, और ये ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाता है कौन इस किसी भी सब्जेक्ट को नेशनल इंटरेस्ट में कौन डिक्लेयर कर सकता है, लोकसभा, राज्यसभा, संसद या लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों का विधानमंडल, ऐसे ऑप्शन देते हैं। सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा को पावर है कि किसी भी सब्जेक्ट को नेशनल इंटरेस्ट का सब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकती है। कौन से वाले को? जो स्टेट लिस्ट में है उसको भी नेशनल इंटरेस्ट का सब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकती है। ये पावर सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास है, इस बात का ध्यान रखना है। आर्टिकल 249 देखिए, आर्टिकल 249 मैं यहां इसलिए शो कर रहा हूं, ये इसके एक्सेप्शन में है, यहां पे भी मेंशन कर देता हूं। 248 रेजुडरी पावर के बाद में, अवशिष्ट शक्तियों के बाद में 249 ये नेशनल इंटरेस्ट के जो सब्जेक्ट हैं उनके बारे में बात करता है। देखिए ध्यान से आगे 249 संसद यानी राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। इसमें 3 क्लोजेस दिए गए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी हम इसका क्लोज वाइज डिस्कशन करेंगे। क्लोज 1, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस फॉरगोइंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर मींस चैप्टर 1 पार्ट 11, if the council of state has declared by a resolution supported by not less than, अब ये भी पूछते हैं कितने बहुमत से, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, कितने के बहुमत से कौन सा सदन पास करेगा नेशनल इंटरेस्ट को? 2/3 मेजोरिटी से राज्यसभा, सिर्फ राज्यसभा, ना कि लोकसभा। ध्यान रख लेना इसको, यहीं पे अंडरलाइन कर लो और अपने मन मस्तिष्क में बैठा लो कि एग्जाम में आए तो फिर गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एआईबी में हम यूं इंतजार करें कि यार हमारे 40-42 हो जाएं तो नैया पार लग जाए, यार 45 हो जाएं तो हम गंगा नहाए हो जाएं। छोटी छोटी चीजें पढ़ते चलो, आपका 50, 60, 70, 80 से ऊपर जाएगा स्कोर, तब जाके 80 से ऊपर होंगे तब कंपटीशन एग्जाम को सोचना कि हाँ अब हम इस एग्जाम को क्रैक करने की सिचुएशन में आ गए हैं। 249 का क्लोज 1 कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर if the council of state has declared by resolution supported by not less than 2/3 of the members present and voting that it is necessary or expedient in the national interest, the parliament shall make law with respect to any matter enumerated in state list specified in the resolution. It shall be lawful for to make law for the whole or any part of the territory of India with respect to that matter while the resolution remains in force। देखिएगा 249 राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रहित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। खंड 1 अनुच्छेद 249 का खंड 1 आर्टिकल 249 क्लोज 1। इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंध कौन से हैं? 245, 246, 247, 248 ये वाले, इनकी बात करता है। मैं किसी बात के होते हुए भी यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के द्वारा समर्थित
संकल्प के द्वारा ये पूछा जाता है कौन नेशनल इंटरेस्ट में डिक्लेयर करेगा, कितनी मेजोरिटी से डिक्लेयर करेगा। तो राज्यसभा, इसको अंडरलाइन कर लो, या काउंसिल ऑफ स्टेट इंग्लिश में अंडरलाइन कर लो, ये एग्जाम में पूछा जाता है नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट के बारे में। यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों के द्वारा समर्थित संकल्प के द्वारा घोषित किया है कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक और समीचीन है कि संसद राज्य सूची में प्रगणित ऐसे विषय के संबंध में जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है विधि बनाए, तो जब तक वह संकल्प प्रवृत्त है संसद के लिए उस विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाना विधिपूर्ण होगा। इसके साथ में लिख लो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र शाह कोऑपरेटिव सोसाइटीज, याद रह जाएगा आपके, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र शाह कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें यह प्ली ली गई थी राजेंद्र शाह में, ये देखिए इधर यहां प्ली ली गई थी, यहां पर क्या साहब ये नेशनल इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, तो कोर्ट ने कहा तुम्हारे कहने से हो जाएगा क्या नेशनल इंटरेस्ट का सब्जेक्ट। आर्टिकल 249 में लिखा हुआ है राज्यसभा से संकल्प पास करवाया क्या आपने 2/3 मेजोरिटी का, उसने किया क्या नेशनल इंटरेस्ट का डिक्लेयर, नहीं किया, तो चलो भागो यहां से, कोई नेशनल इंटरेस्ट नहीं है और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ध्यान रहे 2011 में यूपीए की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कर दिया उस समय, उनको लगा कि लिखा हुआ ना आर्टिकल 246 में क्लोज 4 में कि कोई भी विधि बना सकते हैं, तो हम कोई भी विधि बना देते हैं, ऐसे नहीं बना सकते, यहां मेंशन होना चाहिए, जस्टिफाई कर सकते हैं। नेशनल इंटरेस्ट का है तो नेशनल इंटरेस्ट का डिक्लेयर करो, कौन सा हाउस डिक्लेयर करे, राज्यसभा, कितनी मेजोरिटी से डिक्लेयर करे, 2/3 मेजोरिटी से। ये ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टूडेंट इतना डेप्थ में जाता नहीं है, इसी बात का उसको लॉस होता है, अपने को इस बात को ध्यान में रखना, ये ध्यान रहे। आर्टिकल 249 क्लोज 2, a resolution passed under clause 1 remain in force for such period not exceeding 1 year as may be specified therein। अब वो जो 1 साल का वो नेशनल इंटरेस्ट का डिक्लेयर किया, वो कितने दिन तक नेशनल इंटरेस्ट का बना रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो स्टेट लिस्ट का है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, 1 वर्ष तक नेशनल इंटरेस्ट का बना है, उस 1 वर्ष में विधि बनाई जा सकती है। ठीक है, हिंदी में देखिए 249 क्लोज 2, खंड 1 के अधीन पारित संकल्प 1 वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए। इसमें एक परंतुक भी दे रखा है, अब आपको ध्यान रह जाएगा नेशनल इंटरेस्ट का डिक्लेयर। पहले तो ये देखो, इधर देखो, इधर पहले तो ये ध्यान रखो कि नेशनल इंटरेस्ट का डिक्लेयर करना है तो कौन से में होगा, आर्टिकल 249 में। अब 249 में जो नेशनल इंटरेस्ट का जिसको डिक्लेयर किया गया है, ऐसा 249 में नेशनल इंटरेस्ट है, अब कौन किसको डिक्लेयर करेगा उसके बारे में यहां देखिए, हम बात कर रहे हैं इस स्टेट लिस्ट के जो 66 सब्जेक्ट है इनके नेशनल इंटरेस्ट की 249 में। तो नेशनल इंटरेस्ट का राज्यसभा डिक्लेयर करेगी, 2/3 मेजोरिटी से डिक्लेयर करेगी और 1 साल के लिए डिक्लेयर करेगी, बस। वो नेशनल इंटरेस्ट का 1 साल तक के लिए उस दौरान लॉ बनाएगा, इसके बाद में वापिस वो सब्जेक्ट उस पे लॉ स्टेट लेजिस्लेचर ही बनाएगा। ठीक है, 1 साल तक राज्यसभा ने पार्लियामेंट को ऑथराइज किया है। अब कितनी बार ऐसे ऑथराइज कर सकती है, पार्लियामेंट जितनी बार चाहे ऐसा कर सकती है। ऐसा क्यों रखा गया, क्योंकि स्टेट का फिर जो हमारा, जिसको हम एक स्टेट का भी अपना फेडरलिज्म का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ये फिर खत्म हो जाएगा। आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया, आज सेंटर में मोदी सरकार ताकत में है, किसी जमाने में राजीव गांधी 404 की थंपिंग मेजोरिटी से ताकत में थे, कभी राजीव गांधी पावर में थे, उस समय नेहरू थे, नेहरू के समय तक तो खैर ऐसा लगता ही नहीं था कि दूसरी राजनीतिक दलों की सरकारें बन जाएगी, तो ये तो सत्ता में आ गए, तो सारे सब्जेक्ट को 66 को नेशनल इंटरेस्ट का डिक्लेयर करा देगा, नहीं करा सकता। ठीक है, यहां दिया हुआ है राज्यसभा करेगी, 2/3 मेजोरिटी से करेगी, 1 साल के लिए करेगी, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। इसका प्रोविजो देखिएगा, आर्टिकल 249 क्लोज 2 का प्रोविजो है, प्रोवाइडेड दैट इफ एंड सो ऑफन as a resolution approving the continuance in force of any such resolution is passed in manner provided in clause 1, such resolution shall continue in force for a further period of 1 year from the date on which under this clause it would otherwise have ceased to be in force।
आर्टिकल 249 क्लोज 2 का परंतुक है, यदि और जितनी बार, अब ये भी पूछते हैं कितनी बार नेशनल इंटरेस्ट का डिक्लेयर करेगी, कितनी भी बार कर सकती है, इसमें लिमिट नहीं डाली गई है। एक बार कर दिया मतलब 1 साल के लिए वैलिड है। यदि और जितनी बार किसी ऐसे संकल्प को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प खंड 1 में उपबंधित रीति से पारित हो जाता है तो और उतनी बार ऐसे संकल्प उस तारीख से जिसको वह इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवृत्त नहीं रहता 1 वर्ष की और अवधि तक प्रवृत्त बना रहेगा। यानी एक बार में 1-1 साल करके वो उसका नेशनल इंटरेस्ट का डिक्लेयर कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 249 बाय काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा बाय 2/3 मेजोरिटी फॉर 1 ईयर 1 करके बढ़ा सकते हैं। बस ये चीज ध्यान में रख लेना। 249 का क्लोज 3 है, ए लॉ मेड बाय पार्लियामेंट विच, क्योंकि अब तो आपने नेशनल इंटरेस्ट का डिक्लेयर कर दिया तो पार्लियामेंट इसके बारे में लॉ बनाएगा। आगे इसमें कहा गया है क्लोज 3 में, ए लॉ मेड बाय पार्लियामेंट विच पार्लियामेंट वुड नॉट बट फॉर द पासिंग ऑफ ए रिजोल्यूशन अंडर क्लोज 1 हैव बीन competent to make, shall, and to the extent of the incompetency ceases to have effect on the expiration of a period of 6 months for the resolution has ceased to be in force except as respects things done or omitted to be done before the expiration of the said period। अब बनाने की बात कर ली, अब उसको विड्रॉ की बात क्लोज 3 कहता है कि संसद के द्वारा बनाई गई कोई विधि जिसे संसद खंड 1 के अधीन संकल्प से के पारित होने के अभाव में बनाने के लिए सक्षम नहीं होती, क्योंकि अगर ये रिजोल्यूशन पास नहीं करते क्लोज 1 में तो पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकता, राज्य ही बनाता, क्योंकि राज्य सूची का विषय है। तो इसमें कहा गया इस संकल्प के बिना जो क्लोज 1 में दे रखा बनाने के लिए सक्षम नहीं होती, संकल्प के प्रवृत्त ना रहने के पश्चात। अब ये संकल्प कितने साल के लिए बढ़ाया है राज्यसभा ने? 1 साल के लिए। अब आगे नहीं बढ़ाएगा तो कितने दिन में ये रिजोल्यूशन ऑटोमेटिक लैप्स हो जाएगा? एक बार में 1 साल बढ़ा दिया, उसके बाद में 6 महीने तक ये एग्जिस्टेंस में रहेगा, फिर ऑटोमेटिक लैप्स हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये बड़ा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, डेप्थ का क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है कि संकल्प पारित होने के अभाव में खंड 3 पूरा स्टार्टिंग से देख ले। संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि जिसे संसद खंड 1 के अधीन संकल्प के पारित होने के अभाव में बनाने के लिए सक्षम नहीं होती, यानी राज्यसभा ने अगर उसको डिक्लेयर नहीं किया तो पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकती। संकल्प के प्रवृत्त ना रहने के पश्चात 6 माह की अवधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों के विषय में प्रभावी नहीं रहेगी जिनमें उक्त अवधि की समाप्ति से पहले किया गया है या करने का लोभ कर दिया गया है। ये 6 महीने बीते, उससे पहले इस सब्जेक्ट को नेशनल इंटरेस्ट का डिक्लेयर कर दिया है, देन ओके। अदरवाइज ये एक बार डिक्लेयर कर दिया राज्यसभा ने 2/3 मेजोरिटी से, तो एक बार में 1 साल के लिए वैलिड होगा। उसके 1 साल पूरा होने के 6 महीने के बाद वाली अवधि में ऑटोमेटिक लैप्स हो जाएगा, अगर राज्यसभा ने वापस 2/3 बहुमत से उसको पास नहीं किया होगा तो। इसमें जो प्रोवाइजो में दे रखा है कि 1 वर्ष की अवधि तक प्रवर्तित रहेगा, हाँ तो वापस इसका एक्सटेंड कर देंगे। हाँ, एक करके कर सकते। जैसे कुछ 1 वर्ष की अवधि में जैसे कुछ टाइम के लिए तो प्रवर्तित रहा, उसके बाद में मानना करते उसको बंद। हाँ, राज्यसभा है, राज्यसभा वो हो गया कि एक बार इसमें वापस लेने का नहीं बता रहा, इसमें यह बता रखा एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया 1 साल तक नेशनल इंटरेस्ट करेगा, फिर ऑटोमेटिक 6 महीने बाद खत्म हो जाएगा। यानी 6 महीना कौन सा, जैसे ऐसे समझो इसको, 1 जनवरी 2025 को आपने नेशनल इंटरेस्ट का डिक्लेयर किया, तो वो आपका 31 दिसंबर 2025 तक नेशनल इंटरेस्ट का बना रहेगा। इसके 6 महीने बाद यानी 30 जून 2026 को ऑटोमेटिक
लैप्स हो जाएगा। लेकिन जो ये सेकंड खंड के प्रोवाइज की लास्ट लाइन उसमें बोल रहे हैं कि अगर अधिक अन्यथा प्रवर्तन नहीं रहता तो एक वर्ष की और अवधि तक। हाँ, इसको इसका मतलब है एक एक साल करके इस नेशनल इंटरेस्ट का कोई सब्जेक्ट है उसको बढ़ा सकती है राज्यसभा। जैसे मान लो 1 जनवरी से प्रवर्तन हुआ है, हाँ, और इसको मान लो 31 मार्च के बाद में रोक दिया, नहीं रोकने का इसमें नहीं, एक बार डिक्लेयर कर दो नेशनल इंटरेस्ट का बना रहेगा। हाँ, 1 साल तक के लिए बना रहेगा, उसके 6 महीने बाद लैप्स हो जाएगा। ऐसा कोई इमरजेंसी सिचुएशन तो है नहीं कि हाथों हाथ वापस विड्रॉ करना पड़े। ठीक है, इसमें नेशनल इंटरेस्ट के में क्लोज 1, क्लोज 2, क्लोज 3 ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद में एक्सेप्शनल में ये सेकंड है 250 आर्टिकल। इस आर्टिकल 250 में प्रोविजन किया गया है, आर्टिकल 250 में, कि देश में जब आपातकाल प्रवृत्त हो, और आपातकाल कहां से कहां तक दिया हुआ, ये दिया हुआ है 352 से 360 में हमारी तीनों तरह की इमरजेंसी दे रखी है। 352 में नेशनल इमरजेंसी, 356 में स्टेट इमरजेंसी और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। कहने का मतलब है देश में जब आपातकाल हो तब राज्य आपातकाल लगा हुआ हो इस आर्टिकल 352 से 360 में, तब नेशनल इंटरेस्ट का डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे कौन लॉ बनाएगा? पार्लियामेंट। क्यों लॉ बनाएगा? क्योंकि जैसे ही आपातकाल लगेगा, लगने के साथ ही स्टेट का लेजिस्लेचर ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएगा। राज्यों का विधानमंडल, जैसे इमरजेंसी लगती है, चाहे 352 की लगो, 350 की या 360 की, राज्यों की विधानसभाएं सारी सस्पेंड हो जाएंगी। तो जो विधानसभा को पावर है, मींस लेजिस्लेटिव पावर है, वो किसको ट्रांसफर हो जाएगा? पार्लियामेंट को वो पास हो जाएगा, ऑटोमेटिक पार्लियामेंट में इनहेरेंट हो जाएगा। तो फिर उसके लिए लॉ भी पार्लियामेंट ही बनाएगा। सीधी सी बात है। जिसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन दोनों मिलके लॉ बना रहे, जैसे किसी भी लॉ में जैसे मान लो पार्लियामेंट की मेजॉरिटी ज्यादा होती है तो मान्य कौन सा? वो बता दिया मैंने आपको, भी पहले बताया था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। मैंने कहा कि कॉन्करेंट लिस्ट पे जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है, जैसे मान लो द यूजीसी एक्ट पार्लियामेंट ने बना दिया, फिर हमारे स्टेट ने बनाया द राजस्थान यूनिवर्सिटी एक्ट, द डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी एक्ट, ये बना दिया। इनमें कॉन्फ्लिक्ट होने पे हमेशा कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ और स्टेट के द्वारा बनाए गए लॉ में कॉन्फ्लिक्ट या विरोधाभास होने पे हमेशा पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ प्रिवेल करेगा, हमेशा। इसके बाद में 250 देखिएगा, आर्टिकल 250, power of parliament to legislate with respect to any matter in the state list if proclamation of emergency is in operation। यदि आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। ये मैंने अभी आपको बताया कि इस आर्टिकल 352 से 360 वाला इमरजेंसी लगी हुई है, चाहे 352 की नेशनल इमरजेंसी हो, 356 की स्टेट इमरजेंसी हो जिसको राज्यों का राष्ट्रपति शासन कहते हैं, या 360 की फाइनेंशियल इमरजेंसी हो। इन सिचुएशन में जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं उन पे पार्लियामेंट लॉ इसलिए बनाएगी कि राज्यों का विधानमंडल आपातकाल लगने, इमरजेंसी लगने के साथ ही सस्पेंड हो जाएगा और वो पावर संसद को चले जाएंगे। पहले जम्मू कश्मीर के नेता, स्पेशली फारूक अब्दुल्ला के ऐसे स्टेटमेंट है कि ऐसे 10 मोदी ऐसे 10 जन्म ले ले तो भी अनुच्छेद 370 में छेड़छाड़ नहीं कर सकता। कैसे कर दिया मोदी ने? राष्ट्रपति शासन लगाकर। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया, विधानसभा भंग हुई और वहां की विधानसभा के सारे पावर किसको चले गए? पार्लियामेंट को। लॉ बना दिया पार्लियामेंट ने, बात खत्म हुई। ठीक है, इसको ऐसे ध्यान में रखना। देखिएगा 250 2 क्लोजेज है। क्लोज 1, notwithstanding anything in this chapter, means chapter 1 part 11, Parliament shall, while a proclamation of emergency is in operation, have power to make law for the whole or any part of the territory of India with respect to any of the matters enumerated in the state list। इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी संसद को जब तक आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में है, आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, राज्य सूची में प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है। जब हमारा 352 की नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर है तो देश के किसी एक हिस्से के लिए या पूरे देश भर के लिए, भले ही चाहे वो राज्य सूची के विषय हों, उन पे संसद लॉ बनाएगा, क्योंकि हमारी राज्यों का विधानमंडल है वो सस्पेंड हो चुका है और वो पावर पार्लियामेंट को चला गया, जा चुका है।
इनहेरेंट हो चुका है। 250 क्लोज टू 250 का क्लोज टू है एलोमेड बाय पार्लियामेंट which parliament would not but for the issue of proclamation of emergency have been competent to make shall to the extent of incompetency cease to have effect on the expiration of period of 6 months। वही सेम इमरजेंसी में भी यही चीज लागू होती है। 249 में जो नेशनल इंपॉर्टेंस का डिक्लेयर कर रहे थे उसमें भी यही चीज लागू होती है कि आपातकाल को अगर हमने आगे नहीं बढ़ाया है तो वो 6 महीने बाद ऑटोमेटिक लैप्स हो जाएगा। जैसे नेशनल इंटरेस्ट वाले को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो 6 महीने बाद लैप्स हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रख लेना इनका अच्छे से। हल्के में लोगे तो फिर एआईबी की तरह हल्के रह जाएंगे अपन। अब एआईबी से आपको पता लग गया सबको कि एग्जाम कोई कितना भी छोटा हो एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है। एआईबी का फिर भी इतना लेवल का नहीं था। इन दिनों जो जुडिशरी के पेपर आ रहे हैं आप सारे स्टेट के पेपर दिया करो, और नहीं दो तो एटलीस्ट सॉल्व किया करो। पुरानी जो पेपर है वो सॉल्व करके देखो, पता चलेगा हम कितने पानी में हैं, हमें कितना आता है। उससे हमें मोटिवेट होने की आवश्यकता है, डीमोटिवेट होने की नहीं। इसलिए खूब पढ़ो ताकि ढंग से पढ़ सको और सीरियस हो सको। फिर क्लास चलेगी, चलती क्लास में मोबाइल नहीं चलाओगे, चलती क्लास में बात नहीं करोगे, और करोगे तो आपको लगेगा कि हम कंपटीशन की रेस से अपने आप को खुद ही बाहर करते जा रहे हैं। इसलिए रेस में बने रहो और सीरियसली पढ़ाई करते रहो। तो इमरजेंसी हैव बीन कॉम्पिटेंट टू मेक सेल टू एक्सटेंड of the incompetency cease to have effect on expiration of period of 6 months। इसको अंडरलाइन कर लो। 249 में भी 6 मंथ था, यहाँ पे भी 6 मंथ है, 250 में भी। After the proclamation has ceased to operate except as respect things done or omitted to be done before the expiration of said period। अब जो इसमें आप अभी कह रहे थे ना कि एक बार नेशनल इमरजेंसी इंपॉर्टेंस का डिक्लेयर किया, उसमें तो विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन इस इमरजेंसी को विड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि राष्ट्रपति के आदेश से जारी हो रही है। इसलिए राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है, ये इसको वापस ले सकता है। ठीक है, इसका वो टाइम पीरियड फिक्स नहीं है कि इतने टाइम पीरियड ना, इमरजेंसी का फिक्स है। एक बार में पास कर दिया तो 6 मंथ करके इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कभी भी वापस ले सकते हैं। 6 मंथ का टाइम पीरियड तो इसका है। हाँ हाँ, लेकिन अगर मुझे आए तो 3 महीने 2 महीने वो आज लगाइए कल ही वापस ले लो। जैसे हमारी 1971 वाली इमरजेंसी थी, वो सबसे छोटी इमरजेंसी थी। देखिए यहाँ पे सबसे छोटी, नहीं वो वापस ले ली गई थी क्योंकि इमरजेंसी जरूरी नहीं है कि आप पूरे टाइम तक उसको लगा के ही रखोगे। यहां पर ये देखिए सबसे लंबा आपातकाल हमारा ये वाला था 1962 से 1968, पहले वाली जो इमरजेंसी थी 350 की। उसके बाद में जो दूसरा आपातकाल था, ये वाला, ये सबसे छोटा आपातकाल है। देख लो 3 दिसंबर से 17 दिसंबर, बस 3 दिसंबर को लगी, 17 दिसंबर को विड्रॉ कर ली। जबकि एक बार घोषणा कर दी उन्होंने, राष्ट्रपति जी ने, बिना पार्लियामेंट के अनुमोदन के ही 1 मंथ चल सकती है। ठीक है, पार्लियामेंट ने अनुमोदन कर दिया तो 6 महीने के लिए पार्लियामेंट रेटिफिकेशन होता जाएगा, अनुसमर्थन अनुमोदन होता जाएगा, वो बढ़ती जाएगी अवधि। लेकिन यहाँ कितने दिन वापस ले लिया, अधिकतम कितनी चली है ये, 14 दिन। ये लो साहब काम ही हो गया, क्योंकि हमको पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने थे, कर दिए। 92,000 ने सरेंडर कर दिया। राष्ट्रपति जी ने संसद की नौबत ही नहीं आई, उससे पहले 14 ही दिन में वापस ले ली। 1 महीना भी पूरा नहीं होने दिया, आधा महीना ही नहीं होने दिया उन्होंने, तो ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका डाउट क्लियर हुआ। अगला, उसमें सरिया 25 दिसंबर आगे, क्यों ये लिखा हुआ ना 3 से ये 16 दिसंबर को हो गया था। ये तो पाकिस्तान हुआ। अरे भाई ये बांग्लादेश की डेट है, पाकिस्तान तो 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए थे, 14 अगस्त को वो मनाता है, वो है ना, वो एक साथ ही हुए। ठीक है, 25 दिसंबर की डेट क्यों दे रही थी बांग्लादेश का? तो मैंने भी बात 25 दिसंबर की डेट जब सरेंडर भी किया था कुछ लोग। ये यहाँ पे क्या 16 दिसंबर को सरेंडर का, ये जो मनाते हैं ना बरसी, 16 दिसंबर को मनाते हैं विजय दिवस। अभी आज कितना दिसंबर हो गया, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे है, विश्व मानवाधिकार दिवस है। 16 दिसंबर आएगा, उस दिन आएगा आज के दिन हमने पाकिस्तान को फतेह करके और बांग्लादेश बनाया था, 16 दिसंबर को आएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए यहां पर जो हम डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में, ये देखिए 249, 250 और 250 का क्लोज 1 हो गया।
क्लोज 1 में है कि इस अध्याय में किसी बात के होते भी संसद को जब तक आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में राज्य सूची में प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति। और क्लोज 2 में है 250 के संसद के द्वारा बनाई गई कोई विधि जिसे संसद आपात की उद्घोषणा के अभाव में बनाने के लिए सक्षम नहीं होती, क्योंकि राज्य सूची का विषय है इसलिए नहीं होती। उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने के पश्चात 6 माह की अवधि, इसको अंडरलाइन रखना, 249 में भी 6 माह है नेशनल इंटरेस्ट में, और नेशनल इमरजेंसी में 256 में भी 6 मंथ है, 6 माह है। 6 माह की अवधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों के सिवाय प्रभावी नहीं रहेंगी जिन्हें उक्त अवधि की समाप्ति से पहले किया गया है या करने का लोप कर दिया गया है। ये ध्यान में रहे, यानी पहले जो बात कर दी, कोई ऐसा लो बना दिया तो ठीक है, इसके बाद में 6 महीने की अवधि बीत जाने के बाद में नहीं बना पाएगा। इसके बाद में 251 एक बार देख लो, फिर 252 पे आएंगे। पहले 251 देखो, ये बात करता है 249 और 250 दोनों की बात करता है। 251 इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉ मेड बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 249 एंड 250, जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसी का इसमें उत्तर है, उसका रिप्लाई है। एंड लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, संसद के द्वारा अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्य के विधान मंडलों के द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति यानी उनमें विरोधाभास या इनकंसिस्टेंसी होगा तो क्या होगा, तो हमेशा पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करता है। ये बात 251 में कही गई है, देखिए इसको ध्यान से। नथिंग इन आर्टिकल 249 एंड 250 shall restrict the power of legislature of state to make any law which under this constitution it has power to make, but if any provision of a law made by the legislature of state is repugnant to any provision of a law made by parliament which parliament has under either of the said period, said article, power to make the law made by parliament whether passed before or after the law made by the legislature of the state shall prevail, and the law made by the legislature of state shall to the extent of repugnancy, but so long only as the law made by parliament continues to have effect to inoperative। देखिएगा अनुच्छेद 251, संसद के द्वारा 249 अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्य के विधान मंडल के द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। अनुच्छेद 249 और 250 की कोई बात किसी राज्य के विधान मंडल की ऐसी विधि बनाने की शक्ति को जिसे इस संविधान के अधीन बनाने की शक्ति उसको है निर्बंधित नहीं करेगी, किंतु यदि किसी राज्य के विधान मंडल के द्वारा बनाई गई विधि का कोई उपबंध संसद के द्वारा बनाई गई विधि के या जिसे उन या उक्त अनुच्छेदों में से किसी अनुच्छेद के अधीन बनाने की संसद की शक्ति है किसी उपबंध के विरुद्ध, तो संसद द्वारा बनाई गई विधि अधिभावी होगी। इसको अंडरलाइन कर लो, पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा, चाहे वह राज्य के विधान मंडल के द्वारा बनाई गई विधि से पहले या उसके बाद में पारित की गई हो, भले ही उसके पहले बनी हो या बाद में, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पार्लियामेंट का लॉ ही प्रिवेल करेगा और राज्य के विधान मंडल के द्वारा बनाई गई विधि का उस विरोध की मात्रा तक अपरिवर्तनीय होगी, किंतु ऐसा तभी होगा जब तक संसद के द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी हो। ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ बनाया गया उसको विड्रॉ कर लिया गया, ऐसा नहीं, दोनों लॉ एग्जिस्टेंस में होंगे तो पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा, स्टेट का लॉ इनइफेक्टिव हो जाएगा। जैसे आर्टिकल 13 का क्लोज 1 और क्लोज 2 है, क्या हेडिंग है उसकी, इनकंसिस्टेंसी विद फंडामेंटल राइट्स। ये देखिएगा आर्टिकल 13, देखो आर्टिकल 13 में हमने यहां इसकी हेडिंग एक बार याद करो, जैसा प्रोविजन इधर किया गया यहां पे, लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, इसके क्लोज 1 में प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात की गई, क्लोज 2 में पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, यानी जितनी मात्रा तक इस पार्ट 3 के राइट्स के अगेंस्ट कोई लॉ है उतनी मात्रा तक क्या हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। ऐसे ही टर्म्स यहां प्रयोग किए गए 251 में कि जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया और स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया, जितनी मात्रा तक उसका विरोध है उस मात्रा तक स्टेट का लॉ शून्य हो जाएगा, पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। क्लियर है सभी को?
अगला देखिए 252 में दिया हुआ है आर्टिकल 252 में प्रोविजन है, यहां पे देख लो, ये 252 ये डिस्कस करेंगे। 252 में प्रोविजन है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर 2 or more स्टेट बाय कंसेंट एंड अडॉप्शन ऑफ सच लेजिस्लेशन बाय एनी अदर स्टेट। यानी पार्लियामेंट 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य के द्वारा अंगीकार किया जाना। ऐसा कोई 2 या 2 से ज्यादा राज्य 252 में रिक्वेस्ट करते हैं किसको? पार्लियामेंट को, यानी सेंटर को, कि साहब आप हमारे लिए लॉ बना दो। क्यों बना दो? हम नहीं बना सकते। कैसे नहीं बना सकते? यहां पे कोई सब्जेक्ट है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट है, जो केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु तीनों स्टेट को इफेक्ट करता है। कौन सा स्टेट बना देगा तो दूसरा मान लेगा? नहीं मानेगा। ऐसे नर्मदा का राजस्थान, एमपी, गुजरात, या चंबल का राजस्थान, एमपी, यूपी, या इंदिरा गांधी कैनाल का राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, किसी विधानसभा ने बना दिया, कोई नहीं मानेगा। तो ऐसे में फिर लॉ कौन बनाए? कब बनाए? जब ये स्टेट रिक्वेस्ट करें, अंडर आर्टिकल 252 में। 252 रिक्वेस्ट करेंगे, भाई ये दुखी हैं, परेशान हैं, इनके लोग भी परेशान हैं कि साहब बना दो आप हमारे लिए लो। तीसरा स्टेट चाहे तो अडॉप्ट कर लो, या तीनों रिक्वेस्ट कर लो। बाकी के जैसे इन्होंने बनवाया, हमने बाकी के स्टेट ने यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया कि यार हमारे भी तो यही प्रॉब्लम है, चलो हम इस लॉ को अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्ट मींस हमारी विधानसभा रिजोल्यूशन पास करके उस लॉ को अडॉप्ट करेगी। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखिएगा आर्टिकल 2, ये वाला आर्टिकल 252, यहां पे भी लिख देता हूं। आर्टिकल 249 के बाद में आर्टिकल 250 हमने डिस्कस किया, 251 हमने डिस्कस किया, और 252 को अभी हम देख रहे हैं। सारे प्रोविजन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। 252 देखिएगा। आर्टिकल 252 में है 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य के द्वारा अंगीकार कर लिया जाना। यदि किन्हीं 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि उन विषयों में जिसके संबंध में संसद को अनुच्छेद 249 और 250 में यथा उपबंधित के सिवाय, क्योंकि उनमें तो अलग प्रोविजन है इसलिए इनको छोड़ करके उनके सिवाय राज्यों के लिए विधि बनाने की शक्ति नहीं है, क्योंकि वो स्टेट लिस्ट के हैं इसलिए संसद को शक्ति नहीं है। ऐसे किसी विषय का विनियमन ऐसे राज्यों में संसद विधि द्वारा करे यदि उन राज्यों के विधानमंडल के सभी सदन मीन्स है विधानसभा और विधान परिषद उस आशय के संकल्प पारित करें। ये सेंट्रल लॉ बनाएगा। ऐसा रिजोल्यूशन भी राज्य की अगर विधानसभा है तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों है तो वो रिजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को भेजना पड़ेगा कि साहब हमारे लिए आप लॉ बना दो। जैसा मैंने ये कावेरी वाला और ये सारे एग्जाम्पल आपको दिए, ऐसी सिचुएशन है तो उन राज्यों के विधानमंडल के सभी सदन उस आशय का संकल्प पारित करते हैं और उस विषय का तदनुसार विनियमन करने के लिए कोई अधिनियम विनियमित करना संसद के लिए विधिपूर्ण होगा। इस प्रकार पारित अधिनियम ऐसे राज्यों को लागू होगा और ऐसे अन्य राज्य, जैसे मान लो इन 3 ने कहा या इन 3 ने या इन 3 ने, इनमें से कोई से भी किसी ने भी 2 से ज्यादा स्टेट ने या 2 से ज्यादा स्टेट ने कहा, बाकी के उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। ये तो मैंने फॉर एग्जाम्पल एक लिखा, इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे ट्राइब्स को लेकर के जनजातियां लगभग राज्यों में है, दिल्ली राज्य को छोड़ दें तो उनके बारे में कोई लॉ बनाया ट्राइब्स को लेकर, बाकी के अडॉप्ट कर सकते हैं। एससी से रिलेटेड कोई लॉ बनाया अडॉप्ट कर सकते हैं। वुमेन से रिलेटेड लॉ बनाया, चाइल्ड से रिलेटेड अडॉप्ट कर सकते हैं। ऐसा पार्लियामेंट कह सकती है कि साहब बना दो, ये राज्य सूची का विषय है इसलिए बना दो, और बना दिया। उसके बाद में सेंटर उसको, अदर स्टेट है जो सेंटर के लॉ को अडॉप्ट कर लेंगे। ये इसमें कहा गया कि संसद के लिए विधिपूर्ण होगा कि इस प्रकार पारित अधिनियम ऐसे राज्यों को लागू होगा और ऐसे अन्य राज्य को लागू होगा जो तत्पश्चात अपने विधानमंडल के सदन द्वारा या जहां 2 सदन है वहां दोनों सदनों में से प्रत्येक सदन इस निमित्त संकल्प पारित कर अंगीकार कर लेते हैं। यही बात मैंने अभी आपको समझाई थी, यही बात यहाँ पे आर्टिकल
252 के क्लोज 1 में दी हुई है। 252 का क्लोज 2 देखिएगा, इसमें प्रोविजन किया गया संसद द्वारा इस प्रकार पारित किसी अधिनियम का संशोधन या निरसन इसी रीति से पारित या अंगीकृत संसद के अधिनियम के द्वारा किया जाएगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है, जब पार्लियामेंट ने बना दिया तो क्या पार्लियामेंट वापस लेगी या राज्यों का विधानमंडल? पार्लियामेंट ही वापस लेगी, ये ध्यान रखना। कोई चेंज करना तो भी पार्लियामेंट ही करेगी, किंतु उसका उस राज्य के संबंध में संशोधन या निरसन जिसको वह लागू होता है उस राज्य के विधानमंडल के अधिनियम द्वारा नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रखना है। राज्यों के बारे में संसद ने बनाया राज्यों की रिक्वेस्ट पे, लेकिन राज्यों का विधानमंडल, ज्यादा आवाज किए बिना शांति से उठ जाओ, राज्यों के विधानमंडल के लिए बनाया है, लेकिन अब राज्यों का विधानमंडल इसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकता। क्यों? किसने बना दिया? पार्लियामेंट ने बना दिया। इस बात को ध्यान रखना अपने को। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई स्टेट के लिए बनाया है, स्टेट के कहने पे बनाया है, क्या इसमें स्टेट चेंज कर सकता? नहीं कर सकता। वापस ले सकता? नहीं ले सकता। पार्लियामेंट ने बनाया ना, पार्लियामेंट ही ले, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब है 253 नेक्स्ट, जो ये एक्सेप्शन में मैंने लिख रखा 253, यहां पर क्या कहता है? ये कहता है कोई इंटरनेशनल ट्रीटी, कोई कन्वेंशन साइन किया है। अब मान लो वो हो सकता है स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट में हो, तो भी लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। ऐसा 253 में प्रोविजन किया गया। देखिएगा 253 को, इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ में की गई संधि, यानी ऐसा कोई संधि की हो या कोई करार या अभिसमय या किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जैसे होता है ना क्योटो प्रोटोकॉल, एनवायरनमेंट की कोई संधि कर ली, वुमेन से रिलेटेड कोई कन्वेंशन हुआ, चाइल्ड से रिलेटेड कोई कन्वेंशन हुआ, या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति है। मीन्स नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग। 253 देखिएगा, इन द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक any law for the whole or any part of the territory of India for implementing any treaty, agreement, convention with any other country or countries or any decision made at any international conference, association or other bodies। इनके बारे में अगर कोई ऐसा संधि हुई है, कोई करार हुआ है, कोई अभिसमय हुआ है, यानी कोई ट्रीटी, कोई कन्वेंशन, कोई एग्रीमेंट, कोई कॉन्फ्रेंस हुई है, तो उसको पार्लियामेंट उसके बारे में लॉ बनाएगी। हो सकता है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट का होगा। तो ये आप इसमें 5 आर्टिकल रखना 249 से 253। इन 5 सिचुएशन में जो एक्सेप्शनल सिचुएशन है जिसमें स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे सेंटर लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। क्लियर है? अगला देखिए 254, इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें यही बात है कि ऐसा कोई लॉ बनाया गया है। देखिए इधर पार्लियामेंट वाला, ये जो 97 सब्जेक्ट है इन पे तो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगी, स्टेट बनाएगा ही नहीं। लेकिन स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में जैसे कोऑपरेटिव वाला बना दिया, हमने डिस्कस किया था पार्ट 9B में, ऐसा कोई लॉ बना दिया है। और इन 5 आर्टिकल्स के अलावा है 249, 250, 251, 252 और 253। 251 मैंने लिखा नहीं है लेकिन वो इसी में इंक्लूड है। इनके बारे में कोई लॉ बना दिया है तो ये एक्सेप्शनल सिचुएशन को फॉलो करते हुए बनाया है, तो राज्य सूची के विषय पे सेंट्रल लॉ बना सकती है पार्लियामेंट। बाकी राज्य सूची के इन 66 सब्जेक्ट पे कौन लॉ बनाएगा? हमेशा स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा। अब हम यहां बात कर रहे हैं 254 में कि जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है, जो लॉ स्टेट के लेजिस्लेचर ने बनाया है, और यहां पे कॉन्करेंट लिस्ट में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को ही पावर है बनाने की। ऐसे में लॉ में विरोधाभास होने पे कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा? पार्लियामेंट का। ऐसा प्रोविजन हमने यहां 251 में भी देखा। इधर देखो, मैं यहां लिख देता हूं, ऐसा प्रोविजन यहां हमने इसके जैसा 253 के जैसा प्रोविजन हमने 251 में भी देखा, बट इन दोनों में अंतर है, दोनों सेम नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई लॉ हो इनकंसिस्टेंसी, यानी जहां तक विरोधाभास हो उस मात्रा तक पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। ठीक है, और स्टेट का लॉ है वो अपने आप में इनइफेक्टिव हो जाएगा। 254 इसी बात को कहता है कि समवर्ती, ये स्पेशली इसी की बात करता है। देखो 251 और 253 में अंतर क्या वो समझ लो। ये तो बात करता है कि स्टेट और इन्होंने लॉ बनाया हो। किसकी बात करता है? जो 251 है वो बात करता है कि लॉ इसने बनाया हो,
इनकी बात करता है, ये एक्सेप्शनल सिचुएशन की बात करता है। कौन सा? 251, क्योंकि हमने यहां बात ही सेंटर और स्टेट की। ये बात करता है इसकी। 253 डील्स विद कॉन्करेंट लिस्ट ओनली। ध्यान रह जाएगा ना, ये अंतर है इनमें। ये एग्जाम में पूछा जाता भाई एक जैसा है, नहीं भाई एक जैसा नहीं। एक जैसे किसी भी लॉ में कोई प्रोविजन नहीं है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ दीजिए, बाकी में भी सिमिलर प्रोविजन है ही नहीं, ध्यान रखना। तो 251 बात करता है 249 और 250 की, और 253 बात करता है इस कॉन्करेंट लिस्ट की, कि कॉन्करेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट के बारे में अगर लॉ बनाया गया है तो स्टेट के लॉ, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए लॉ और पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ में कोई कॉन्ट्राडिक्शन या इनकंसिस्टेंसी होने पर हमेशा पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। यहां तक कोई बात नहीं समझ में आई हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है 254। 254 में प्रोविजन किया गया है, 254 हो गया ना हमारा, 253 हो गया, 254 हो गया, 255 इस चैप्टर 1 का, पार्ट 11 चैप्टर 1 का लास्ट का आर्टिकल है 255। इस आर्टिकल में प्रोविजन किया गया 255 आर्टिकल में प्रोविजन है रिक्वायरमेंट एज टू रिकमेंडेशंस एंड प्रीवियस सैंक्शन टू बी रिगार्डेड एज मैटर्स ऑफ प्रोसीजर ओनली। सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय बनाना। देखो ध्यान रखना, कई बार कुछ लॉ राज्यपाल को असेंट के लिए गया, अनुमति के लिए गया, उन्होंने राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रख लिया। ये क्या है? ये प्रक्रिया का विषय है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसको प्रोसीजर का पार्ट बताया गया है, प्रोसीजरल पार्ट है। 253 इस बात को कहता है, इसको ध्यान रखना। तो हमने एक बार इस 255 को देख लो, फिर मैं एक बार इसको पूरे को ब्रीफ कर देता हूं आपको, और उसके बाद में आज का डिस्कशन हमारा कंप्लीट करते हैं। 255, यदि संसद के या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी अधिनियम को जहां राज्यपाल की सिफारिश की अपेक्षा थी, वहां राज्यपाल या राष्ट्रपति ने, कहने का मतलब कोई परमिशन लेने के लिए रखा हो, वेयर द रिकमेंडेशंस रिक्वायर्ड वाज दैट द गवर्नर आइदर बाय गवर्नर और बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, राज्यपाल की अनुमति में राष्ट्रपति भी इंक्लूड है, क्योंकि कुछ लॉ पे राज्य का राज्यपाल यानी स्टेट का गवर्नर है, प्रेसिडेंट की असेंट के लिए रख लेता है, इसलिए इनको साथ में रखा गया। और ये वाले नीचे वाले तो अब हट गए, बी वाले, राज प्रमुख की सिफारिश का मतलब राज प्रमुख या राष्ट्रपति ने की हो, अब राज प्रमुख बचे ही नहीं, तो यहां भी राष्ट्रपति है। और सी पार्ट है, जहां राष्ट्रपति की सिफारिश या पूर्व मंजूरी अपेक्षित है, वहां सिर्फ राष्ट्रपति, ये ध्यान रखना। ठीक है, यानी राज्यपाल वाले में राष्ट्रपति भी इंक्लूड हो सकता है, राज प्रमुख में भी राष्ट्रपति इंक्लूड हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति में सिर्फ राष्ट्रपति। इसका मतलब यह है कि कुछ लॉ ऐसे हैं जो स्टेट लिस्ट के लॉ हैं, उन पे परमिशन लेनी है तो राज्यपाल को लगता है कि हमें राष्ट्रपति जी की अनुमति लेनी चाहिए। जैसे लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ हो, एरिया टेरिटरी से रिलेटेड हो, या और कोई लॉ हो, या फाइनेंस से रिलेटेड हो, ऐसे में उनको लगता है राष्ट्रपति जी से अनुमति ले लेते हैं। तो इसका ध्यान रखना है, राज्यपाल का मतलब राष्ट्रपति भी उसी में इंक्लूड है, राज प्रमुख का मतलब भी राष्ट्रपति इंक्लूड है, राष्ट्रपति में भी राष्ट्रपति इंक्लूड है। क्लियर, ये ध्यान रखना है। अनुमति दे दी है तो ऐसे अधिनियम या ऐसे अधिनियम का कोई उपबंध केवल इस कारण अविधि मान्य नहीं होगा कि इसके संविधान के द्वारा अपेक्षित कोई सिफारिश नहीं की गई थी और पूर्व मंजूरी नहीं दी गई थी। कहने का मतलब इनकी प्रायर परमिशन जहां लेने की बात हो, क्योंकि हम लेजिस्लेटिव रिलेशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसे में प्रायर परमिशन अगर कहीं नहीं लिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, वो एक प्रक्रिया का विषय है, उस पर फिर परमिशन ली जा सकती है। प्रोसीजरल पार्ट में कहीं कोई डिले हो जाती है तो बाद में कर देते हैं कि भाई इस प्रोसीजर को आप फॉलो कर लो, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं करेंगे। ये कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है, हो गई भूल, हो गई प्रक्रिया में कोई चीज चूक गए तो अब फॉलो कर लो, राष्ट्रपति जी हमारी अब ले लीजिए अनुमति, है ना, ऐसा प्रक्रिया के बारे में है। तो ये इस प्रोसीजर के आधार पे किसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं करेंगे। आज के डिस्कशन में हमने आर्टिकल 245 को डिस्कस किया। 245 से 255 में ये पूरा पार्ट 11 का चैप्टर 1 हमने डिस्कस किया। ये लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये
पार्ट 11 का चैप्टर 1 पार्ट आर्टिकल 245 से 266 लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये इसका लेजिस्लेटिव रिलेशन के बारे में हमने डिस्कस किया। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये बताएं, और ज़्यादा से अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं। आपका कोई सजेशन हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार।